हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस नई वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर है जो स्टैंडर्ड मैथ का है। ठीक है, इसका हम ये क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको पहले फर्स्ट 10 MCQ ही कराऊंगा जो सेक्शन ए के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं MCQ के वो कराऊंगा। इसी तरह से इसको मैं तकरीबन 4 या 5 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर देंगे इस क्वेश्चन पेपर को, और जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो लास्ट वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इस पूरे क्वेश्चन पेपर की वीडियो आप देख सकते हो। तो इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। तो आप ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को रीड करते जाना और क्वेश्चन को समझते जाना। इस क्वेश्चन पेपर को कराने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो एग्ज़ाम बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पेपर हर साल आता है, तकरीबन ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। तो आपको इससे आइडिया होगा बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू पी ऑफ x, ये गिवन है। गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ को हमने देखना है और देखकर बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा है, तो हमने ये चेक करना है कि जो ये कर्व है ये x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करती है या कितने बार टच करती है। तो यहाँ पे आप देखो, डायग्राम में देखोगे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x एक्सिस को इसने एक बार टच किया है। तो इसका मतलब जितने बार ये टच करती है उतने ही जीरोस होते हैं इसके। ठीक है, उतने ही फैक्टर होते हैं। तो अब इसके कितने जीरोस होंगे? एक बार टच किया तो 1। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो क्या होगा? 1। और ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ बी। अब इसके बाद देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये देखते हैं। kx इज इक्वल टू वाई प्लस 2। दो इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये सम है। और 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। अब इसमें इसने क्या कहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। अब चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। k की क्या वैल्यू होगी कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो। तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन होती है। और इसके अकॉर्डिंग ही हमने करना है। तो देखो a1 क्या है हमारे पास? k/6, b1/b2। अब b1 हमारे पास क्या है? y का कोफिशिएंट यहाँ से लेंगे, और नीचे क्या है? 2/2। और देन c1/c2, देन कांस्टेंट लिख लो 2/3, ये वाले। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, कोई भी दो ले लो जिसमें k इंक्लूड हो, k वाली होना चाहिए क्योंकि k की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। या k/6 को इसके इक्वल भी रख सकते हो 2/3 के। अब k/6 को 1/2 के इक्वल रख लो और इनको सॉल्व कर दो। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2k देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इधर कर दो 6। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 6/2, दिस इज 3। अब ऑप्शन में देखोगे क्या 3 है यहाँ पे? तो देखो 3 की वैल्यू आ रही है। अब अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो 3/6 और ये हो जाएगा यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/3। तो ये तो इक्वल आ गए। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये c1/c2 नॉट इक्वल आ गया। तो ये पैरेलल वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे k की ऑप्शन क्या दी हुई है? k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू 4। इन तीनों में से तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है कि जो इसमें सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे अब कोई वैल्यू पुट करके देख लो, k की जगह पे 3 पुट करके हमने देखा नहीं दिया, -3 करोगे ऑब्वियस नहीं होगा, और k इज इक्वल टू 4 करोगे तो ये 1/2 नहीं इक्वल होगा। तो इस तरह से ये इसका जो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट का बी है, तो सेकंड का भी क्या आंसर है? बी। अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को करना है, इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। P इफ
p minus 1, p plus 1 and 2p plus 3 are in AP, then the value of p। तो वैल्यू ऑफ p क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने अब करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, हम AP का जो सम है तो कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं इसमें, सेम होते हैं, ठीक है। तो उसी मेथड से हम करेंगे इसको। तो कॉमन डिफरेंस देखना है इसमें। तो p माइनस, हमारे पास जो टर्म दी गई है वो क्या क्या है, जो टर्म दी गई है p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP। तो कॉमन डिफरेंस पहले D1 हम फाइंड करते हैं। टू टर्म्स का डिफरेंस होता है फर्स्ट टू। तो p प्लस 1 में से हम माइनस करेंगे p माइनस 1 को। तो D1 इज इक्वल टू p प्लस 1 माइनस p, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। p माइनस p कैंसिल होगा, ये हो गया 1 प्लस 1 2। इसी तरह से D2 फाइंड करते हैं। तो 2p प्लस 3 और इसमें से माइनस करेंगे इसको, सेकेंड टर्म को, माइनस p प्लस 1। सो D2 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस p माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, 2p माइनस 1p करेंगे तो क्या आएगा p, और 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। अब आपको पता है कि अगर ये AP में है तो इनके कॉमन डिफरेंस जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम होंगे तो क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल रख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई थी, D1 क्या आई थी, D1 ऐसे लिखना है हमने, D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 की वैल्यू है 2 और p प्लस 2, D2 की वैल्यू है ये p प्लस 2। अगर मैं 2 को इधर ट्रांसपोज करूँ तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका आंसर आएगा C। C इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ इसके लिए नोट करो C। क्लियर। अब हमने करना है इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे करना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्स एक्सिस पे देखो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन है जैसे देखो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, मान लो इसको हम क्या नेम दें, इसको नेम दे सकते हैं, इसको हम C नेम दे देते हैं, ठीक है। C दे दो नेम इसको। तो ये हो गया C। और जो बाकी के दो कोऑर्डिनेट हैं जो इसको डिवाइड A, वो गिवन है A 3 6 और B जो हमें गिवन है -12 एंड -3। अब देखो हमने फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके क्या फाइंड करना है, इसमें रेशो फाइंड करनी है, सॉरी रेशो फाइंड करनी है। यानी कि हम रेशो को क्या ले लेंगे, K/1। जो रेशो होती है M1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे M2 होता है। तो उसके हमने लेट कर लिया कि जो M1 है वो K है, M2 जो है 1 है। अब देखो हमें वैल्यू तो y की दी हुई है, तो हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ y वाले वेरिएबल पे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो सेक्शन फार्मूला जैसे क्या होता है, M1 मल्टीप्लाई y2 प्लस M2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन M1 प्लस M2। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है। अब M1 की वैल्यू है हमारे पास K, y2 की वैल्यू कितनी है, -3। इसी तरह से M2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, 6। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और M1 प्लस M2 हो जाएगा K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगा -3K, -3 को K से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6। और K प्लस 1 को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी 3K इज इक्वल टू 6 और K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे 6 के साथ। तो K की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो K की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, ठीक है। तो K की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। तो K की वैल्यू देखो 2 आ गई। तो रेशो हमारे पास क्या बनी, रेशो क्या बनी इसके अकॉर्डिंग, 2:1। तो यहाँ पे देखो कहाँ पर है 2:1, तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, D। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप आई होप आपको अच्छी तरह से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन पे।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ। हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। देखो इस तरह से ना, इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक सर्कल बनाया गया है इस तरह से। देखो डायग्राम में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बहुत इजीली। इसका सेंटर है ओ, सेंटर पे एक एंगल बन रहा है 95 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 95 डिग्री का। और उसके बाद एक कॉर्ड ड्रा की गई है। ये देखो रेडियस हो गए, रेडियस हो गए तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब है कि ये वाले एंगल जो होंगे ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया है। तो टेंजेंट जो होता है ना, रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये वाले एंगल फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो इसको मैं थीटा लिख लेता हूँ। तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 95 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 थीटा और 180 डिग्री माइनस 95 कर दो तो 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 85 के। और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो 85 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 42.5। तो इतना जो एंगल है ना, यहाँ पे आप ध्यान देना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये तो है 42.5। कितना है ये? 42.5। बट अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है, ये मतलब यहाँ टेंजेंट के साथ जो बना रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर उस 90 में से हम माइनस कर दें 42.5 तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्योंकि उसने कौन सा एंगल पूछा है? उसने एंगल पूछा हुआ है यहाँ पर ABQ। कौन सा एंगल पूछ रखा है? ABQ। ये इधर Q पॉइंट है तो ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। तो इसमें से माइनस कर देते हैं। देखो 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा, इधर बच गया 9, यहाँ 7 आ गया। इधर 8 - 4 करेंगे 47.5। तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा? 47.5। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट देखो, अब ध्यान से एक बार स्टेटमेंट रीड करो। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इफ 2 tan A इज इक्वल टू 3। देखो गिवन क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। 2 tan A इज इक्वल टू 3। तो अगर यहाँ से tan A की वैल्यू सिर्फ पता करें तो क्या आएगी? 3/2। ये 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A। अब इसमें से क्या करना है? हमने cos A को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, cos A को क्या करना है? कॉमन ले लो, या ऐसे करो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A। दोनों को cos A से डिवाइड कर दो। ठीक है, न्यूमिनेटर को भी cos A से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी कर दो। तो देखो कैसे करेंगे। sin A प्लस 3 cos A डिवाइड बाय cos A। और इसी तरह से इसके न्यूमिनेटर को भी करना है डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको यहीं पे एक्सप्लेन करूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो बोला है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो देखो अगर आप जब इसको डिवाइड करोगे, sin A को sin A से करोगे डिवाइड, और cos A को sin A से करोगे sin A को cos A से करोगे डिवाइड, और cos A को cos A से करोगे डिवाइड, क्योंकि cos A से डिवाइड करना है ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे जो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे 4 sin A प्लस 3 cos A। 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A। अब मैंने क्या कहा है कि डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A। cos A से डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। 4 sin A को भी हमने cos A से डिवाइड करना है, जो इसके साथ 3 cos A है इसको भी cos A से डिवाइड करना है। 4 sin A इसको भी हमने cos A से डिवाइड करना है,
3 cos A को भी हमने cos A से डिवाइड करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 tan A प्लस 3, देखो यहाँ cos से cos A कट जाएगा, sin A अपॉन cos A क्या बन गया, tan A बन गया, तो यहाँ तो 3 बच गया। इसी तरह से नीचे देखो 4 tan A माइनस क्या बनेगा, बचेगा 3। अब यहाँ पे देखो tan A की वैल्यू हमने पता कर ली थी, कितनी है tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू है 3/2, ये पुट कर देंगे इसमें tan A की जगह पे, क्या पुट कर देंगे 3/2 माई प्लस 3, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। अब देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4, 2 2 या 4, तो ये क्या आ गया 2 3 या 6, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, 2 3 या 6, 6 माइनस 3, तो जो इसका आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3, तो कैंसिल हो जाएगा तो 3 आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे इसकी ऑप्शन में 3 है, सी आंसर इज द राइट आंसर, इसका आंसर क्या है सी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देखो पोलिनोमियल गिवन है हमें, कितनी गिवन है x² प्लस x माइनस 1, तो अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमने फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो देखो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा x² का 1, x का कोफिशिएंट भी 1 है और c कितना है हमारे पास 1। जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होता है -b/a के, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या है 1, तो -1/1, तो ये तो हो गया -1 के, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1, तो सम ऑफ जीरो कितना आया -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a, और c की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1/ और a की वैल्यू है 1, तो 1/1, तो ये आ गया 1। अब देखो इसको हमने फाइंड करना है, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा बीटा एलसीएम, और ऊपर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, ये देखो, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है ये 1 है, तो -1 को अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा -1, तो जो इसका आंसर है एग्जैक्टली वो क्या है सी पार्ट है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके लिए पूछा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है k की फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हैज रैशनल रूट, यानी कि उसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे रैशनल रूट्स होंगे। तो मैं इसको रब करके करा देता हूँ आपको, देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन को। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है 2x², यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा, तो देखो इसका जो क्या है 2x² प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसने रूट्स क्या दिए हैं, रैशनल नंबर दिए हैं। रैशनल नंबर का मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू आती होगी रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। 0 भी रैशनल नंबर होता है तो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, ये ऑप्शन आएगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखो a हमारे पास कितना है 2, b कितना है k, और c जो है वो -4, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है b² माइनस 4ac, और इसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करते हैं, देखो तो b की वैल्यू क्या होगी k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई c ये है -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो k², देखो 4 4 जा 16 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 16 16 2 जा 32, ये हो गया। अब उसने क्या कहा है कि हमने मिनिमम वैल्यू पता करनी है, परफेक्ट किसके लिए पता करनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज ए रैशनल रूट्स। अब देखो रैशनल रूट्स हैं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे k² है, तो k की एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू जो k की होगी वो क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं 1, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4। तो पहले हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पहले 1 पुट करके देख लेते हैं। तो पहले हम 1 पुट करते हैं इसमें, इसको भी रफ कर लेते हैं एक मिनट।
हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने के स्क्वायर, हमारे पास जो आया था क्या आया था, के स्क्वायर प्लस 32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या पुट करना है, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा तो वही के की वैल्यू होगी। तो पहले हम पुट करेंगे के इज इक्वल टू 1, ये पुट करना है हमने। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो देखो ये क्या आ गया, के 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 32, तो ये हो गया 33। तो 33 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं हमने रखना। अब फिर कोई और वैल्यू चेक करो। तो k इज इक्वल टू, अब 2 पुट करके देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 32, कितना हो गया 36। 36 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 6 का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा k की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। ये सिंपल आंसर था इसका। तो जो ऑप्शन में इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, 2। तो कहाँ पर है 2, हाँ प्लस माइनस 2 लिख सकते हो, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे -2 पुट करोगे, बट वो -2 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने परफेक्ट स्क्वायर करना था वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमने देखो 9th 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो सकता है सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छी तरह से याद है, सभी वैल्यूज़ पता हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए आपको एक मैंने शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया हुआ है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उस लिंक को भी देख सकते हो, उस शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस फिर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दो। सेकेंड 45 की वैल्यू कितनी होगी, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और सेकेंड की हो जाएगी √2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो 3/4 1/3 -2 3/4। अब इसको हमने सॉल्व करना, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या बचा, इस समय क्या बचा, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बचा क्या हमारे पास 1/4 हाँ देखो 1/4 -2 प्लस 3/4, ये हमारे पास जो लास्ट में बच गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे 1 4 2 या 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा देखो 4 - 8/4, और 4 - 8 कितना होगा -4, ये आ गया -1। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो देखो है ऑप्शन में यस, 9th का आएगा ए आंसर -1। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो 10th, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। देखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया का 2πRh, क्या होता है 2πRh। तो 2πRh, इसमें उसने क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड कर्ड सरफेस एरिया भी दे रखा है, वो दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाइट है वो 5 है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू उसने बोला है कि 3.14 लेनी है, तो हमने 22/7 नहीं चूज करना है यहाँ पे, तो 3.14 लेना है, तो उसका डेसिमल ख़त्म करके नीचे 100 लगा सकते हो। रेडियस हमने फाइंड करना है, एच हमें दी गई है, एच हमें कितनी दी हुई है 5, और ये हो है 94.2। तो अभी देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल करो तो 50 पे कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर इसको मैं लिखूं तो 314/10 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 94.2 का डेसिमल ख़त्म करके नीचे 10 लगा सकते हैं। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अब हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 942/314। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो रेडियस आएगा इसका कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो बी आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो अच्छी तरह से, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट 10th MCQ के लिए, इसी क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।